Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about new topic that is industrial location. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है एंड इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने से प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में देखा और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ करने से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो भी ग्रोथ हुआ और हमारे लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। हम लोगों ने ये सारा कुछ पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। तो अगर आप लोग अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो वीडियो देख लो, फिर इसको आप लोग देख लेना। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो सारा टॉपिक वाइज होता है, बुक के जो आप लोगों को टॉपिक्स होते हैं तो 1 बाय 1 में सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ। तो आज जो है हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री को देख लिया, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी हम लोगों ने इस वाले टॉपिक को भी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या कुछ ज़रूरत होता है। ये पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन का कि वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है कि एक मतलब एक टफ है। जो कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो उसका प्रक्रिया है ना, तो वो थोड़ा टफ है, जटिल है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत इजी है कोई भी इंडस्ट्रियल की लोकेशन मतलब इंडस्ट्रियल की स्थापना करना, इंडस्ट्रीज़ की इजी नहीं है। वो पूरी जो प्रोसेस होती है, एक इंडस्ट्री सेटअप की जो पूरी प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये आगे वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या क्या चीज़ होता है जब हम एक इंडस्ट्री को सेटअप करने की सोचते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज़ बगैर रॉ मटेरियल की नहीं बनती है। क्लॉथ बनाना है तो हमें कॉटन चाहिए, और फिर हमें चीनी बनाना है तो हमें शुगर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से करके हमें हर चीज़ के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप होने से पहले, वो कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है और कैसी है। समझ में आ रहा बात? कि मतलब कोई भी अब देखो, बात ये है कि यहाँ पर आपके मान लो कॉटन उपजते हैं वहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको आने जाने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो आसपास में ही, जैसे हमारा टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है, तो जब जमशेदजी टाटा ने उसे 1912 में जब उसको इस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्हें क्या मिल सकता है, अपने स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल सकता है। एंड वो क्या है, एक रिवर के बिसाइड है, जो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर तो हमेशा से काम आता है सब चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। और दूसरी इसलिए अवेलेबिलिटी जो ऑफ रॉ मटेरियल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता कितनी हद तक हो रही है, कितना हद तक वो हमें मिल रहा है और वो कैसा है। सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है लेबर, ठीक है, लेबर। तो अब क्या है कि हमें लेबर का भी मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयर जो भी लेबर होते हैं, तो वो भी हमें उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात है हमें, अगर हमें रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से मात्रा में मिल गया है, बहुत ज़्यादा है, हमें पूरा मतलब अब लग रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल इसको हम यूज कर करके एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते, तो कौन करेगा? उसके लिए हमें लेबर की भी तो ज़रूरत होनी चाहिए ना। तो इसी वजह से हमें ये भी देखना है कि लेबर अवेलेबल है या नहीं है। एंड उसके बाद जो है वो कैपिटल, कैपिटल तो भाई बहुत मस्ट है, बहुत ही मस्ट है। क्यों मस्ट है? पैसे ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम लोग इतना कुछ करने का सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पैसा तो हमारे लिए तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैपिटल हमारे लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। पावर एंड मार्केट। पावर
ज़रूरी क्यों है? पावर मतलब शक्ति का साधन, ठीक है। तो वो वाला पावर नहीं, मतलब पावर वाला पावर नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ज़रूरी है हमारे लिए देखना, क्योंकि भी इंडस्ट्री सेटअप में क्या होता है, मशीनरी वर्क होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे पावर सप्लाई बहुत अच्छी हो, 100% हो, तभी जा कर के इंडस्ट्रियल सेटअप 100% सक्सेसफुल होंगी। एंड लास्ट थिंग क्या है, मार्केट। तो मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अगल बगल ही होने से इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह से रन कर सकती है। देखो अब क्या है कि मतलब रॉ मटेरियल, एक सपोज एक प्लेस है, रॉ मटेरियल मिल गया हमें, फिर लेबर भी वहीं गांव है, तो गांव में अगर हम लोगों ने सोचा कि एक इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर लेते हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल तो बहुत अच्छी तरह से हमें मिल जाता है, वो मिल गया, लेबर भी हमें मिल गए, वहीं गांव के कुछ लोग, कैपिटल भी हमारे पास था, पूंजी। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ हो रही है नहीं हो रही है। एंड लास्ट थिंग, मार्केट वहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि मार्केट एरिया कितनी दूर है और हम कितना हद तक अपने प्रोडक्शन को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मार्केट में। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्शन यूज़ ही नहीं होंगे, जो भी हम लोग इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, हमारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं होंगे, तो हमारा जो है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट एरिया वहाँ से कितनी दूर है और क्या कुछ हम मतलब कर सकते हैं, ये सब हम लोग सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो ये सब क्या है, जब सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है बहुत अच्छी तरह से, तभी एक इंडस्ट्री का सेटअप होता है, राइट। आ गया पॉइंट ये समझ में। थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट वेयर ऑल फैक्टर्स आर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जैसे मैंने अभी बताया कि वहीं पर हो सकता है जहाँ पर ये सारा कुछ हो या फिर ये सारा कुछ अरेंज किया जा सके। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलोज बोथ, अर्बनाइजेशन फॉलोज बोथ गो हैंड इन हैंड। देखो ऐसा है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी आ जाती है। मतलब एक तरह से वो जगह क्या है, शहर बनने लग जाता है, ठीक है। एक तरह से वो जगह शहर बनने लग जाता है, क्योंकि और दोनों क्या है, साथ ही साथ चलते। अब सोचोगे कि कैसे शहर बनने लग जाता है, तो सब अगर कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं तो वो तो ऑलरेडी जो शहर है में ही लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रीज है जो क्या है, गांव में लगाया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो, जहाँ पे ज़मीन हो उस लेवल तक की। देखो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो मतलब गांव बोल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं समझ लो कि एकदम जहाँ पे बिजली पानी नहीं है वैसा गाँव नहीं, वैसा गाँव की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत अच्छे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, जहाँ पर लेबर अवेलेबल हो एंड मार्केट भी बगल में हो, तो वैसा वाला जगह में अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो जगह में चेंजेस आने लग जाते हैं। कैसे चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। अब काम हो गया है तो वहाँ पर लोग क्या है, मार्केट भी अपने लगा लेते हैं, ठीक है। अपने मार्केट भी लोग लगा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे करके वो जगह डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि फिर वहाँ लोग घर बना के रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहीं बगल में हमें काम मिल जाएगा। वो एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्री तो बहुत सारा काम होता है उसके अंदर, तो वो सबको काम मिल जाता है, तो लोग सोचते दूर क्यों रहना, यहीं पे रहेंगे। तो इस तरह से करके लोग घर बना के रहने लग जाते हैं। कुछ लोग वहीं पे शॉप्स खोल लेते हैं ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे स्कूल्स खुल जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह भी खुल जाते हैं। इस तरह से करके क्या होता है कि वो जगह जो पहले वीरान सा था, अब उसका क्या होने लग जाता है, अर्बनाइजेशन होने लग जाता है और वो शहर बनते जाता है धीरे धीरे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती है। जहाँ भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी वहाँ पर जगह का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
सिटीज़ प्रोवाइडेड मार्केट एंड सर्विस टू इंडस्ट्री। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, जब वो सिटीज़ डेवलप्ड हो जाती है उसके बाद वो इंडस्ट्री को मार्केट और सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाती है। किस तरह से, जैसे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गई, पूरा वहाँ पे शहर बनने लग गया, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी खुल गया, अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये बेनिफिट हुआ किसको, इंडस्ट्री को। वहाँ से वो लोग जो भी प्रोडक्शन होगा वो ईजिली मार्केट तक भेज पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके बैंकिंग हो गया, बैंक वगैरह खुलने लगा। बैंक मतलब जो प्राइवेट बैंक होता है वो लोग, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ ये सब सारी चीज़ें अपने आप से ही खुलने लग जाती है। तो बैंकिंग हो गए आपके, और इसके बाद बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ जैसे मैंने अभी बताया, तो वो सब मार्केट और सर्विस से प्रोवाइड करती है किसे, इंडस्ट्री को। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलता है। इंडस्ट्री जब सेटअप होता है तो अर्बनाइजेशन होता है, और जब अर्बनाइजेशन हो जाता है तो वो किसका हेल्प करता है, इंडस्ट्रीज़ का ही हेल्प करता है, और मार्केट एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, तो ये क्या है, ये एक वर्ड आपके बुक में दिया हुआ है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये क्या है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह में, अब देखो क्या है कि एक इंडस्ट्री तो खुल गई, ठीक है, सपोज कि वहाँ पे कोई एक जगह है, तो वहाँ पे आपके कॉटन से थ्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री खुली, धीरे धीरे कर करके वहाँ पे अब थ्रेड से कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ भी खुल जाएगी बगल में ही, और इसी तरह से फिर वहाँ पे और बगल में कपड़ा को कलर करने वाली इंडस्ट्री फैक्ट्री खुल जाएंगी, है ना। तो इस तरह से क्या है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ बनते जाते हैं, एंड वहाँ पर तब क्या हो जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पे एक साथ खुल जाते हैं। तो उस जगह को क्या बोला जाता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, वैसी वाली परिस्थिति को बोला जाता है, जब धीरे धीरे कर करके वहाँ पर वो जो अर्बन सेंटर बन जाता है, इसके बाद वो जगह क्या हो जाता है, अर्बन सेंटर बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब एक ही जगह पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। तो इस तरह से करके उसको क्या बोला जाता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, जिसको बोला जाता है समूहन बचत, हिंदी से बोला जाता है। वहाँ पर क्योंकि सिटीज़ क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से करके धीरे धीरे लोग और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलने लग जाते हैं, और वहाँ पर फिर क्या बन जाता है, वो जगह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लोकेशन बन जाता है। तो ऐसा ऐसा जगह का एग्जाम्पल है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या है, ये सब पहले एक मतलब एग्रीकल्चर थे, मतलब आज से 50 साल पहले की बात करेंगे तो ये सब एग्रीकल्चरल एरिया थे, बट धीरे धीरे करके जब वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने शुरू हुई तो अब ये सब इंडस्ट्रियल हब बन गया। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अब सिटीज़, जब सिटी बना तो वहाँ पे मतलब लोग, वहाँ पे बहुत सुविधा हो गई इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में, सेटअप करने में। तो इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकअप होता है। आप इसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है वो जाता है, वो होता है, लिया जाता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वो चीज़ क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब सारा ज़रूरत होता है। ये सब रॉ मटेरियल एंड दिस थिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारा कुछ दोनों जब मिल जाता है तो कुछ क्या होता है, उसके बाद ये सब सारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है फैक्ट्री तक। देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल की व्यवस्था की गई, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की व्यवस्था की गई। अब ये सब दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते चलते हैं जहाँ पर फैक्ट्री होती है।
फैक्ट्री सेटअप होती है, फैक्ट्री सेटअप हो गई, वहाँ पे काम चलता है, फिर वहाँ से कुछ आउटपुट्स आते हैं। आउटपुट्स मतलब जैसे अगर ये रॉ मटेरियल आपकी शुगर केन है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। रॉ मटेरियल आपका कॉटन है तो आउटपुट है आपका थ्रेड या क्लोथ। उसके बाद फिर वो जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ तक, मार्केट में। मार्केट में जाके वो क्या बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। फिर वो पैसों से क्या होता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है एंड दिस थिंग फिर से किया जाता है। तो यानी कि ये जो सर्कल है ये आपका चलते ही रहता है। ठीक है, भाई बात समझ में, ये इंडस्ट्रियल मार्केट का लिंकेज इसी तरह से होता है। ठीक, राइट, ये जो सर्कल है आपका ये चलते रहता है। राइट, नेक्स्ट थिंग देखेंगे, देख लिया हम लोगों ने आइडियल लोकेशन, उसको एक बार फिर और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आइडियल लोकेशन में क्या क्या ज़रूरत होती है। जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा, क्या क्या चीज़ ज़रूरत हो रही है हमें, रॉ मटेरियल की, पावर की, लैंड, एक अच्छी तरह की ज़मीन की, ट्रांसपोर्ट की, लेबर कैपिटल एंड मार्केट की। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस जगह की। ठीक है, कितना, मतलब कि अगर हम वहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी हमें खर्चा पड़ रहा है, उसमें कितना खर्चा पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल हमें वहाँ से प्राप्त हो रहा है जिस स्थान पे हम सेटअप कर रहे हैं। इसके बाद हमें वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल दिए हैं तो उसको मार्केट तक लाने में कितना खर्चा हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक अच्छे डिसीजन को ले सके। तो ये सारा कुछ जब मिल जाता है तो क्या होता है, इसके बाद ही धीरे धीरे करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप होता है इंडस्ट्रीज, एंड वहाँ पे फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो सेकेंडरी सेक्टर। राइट, आ गया होगा ये पूरा वीडियो समझ में आप लोगों को। तो अगर नहीं तो फिर से आप लोग सारे पॉइंट्स पे एक बार और देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद किस तरह से एक इंडस्ट्री सेटअप होता है वो पढ़ लिया। अब हम लोग इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस तरह का इंडस्ट्रीज पाया जाता है। सो आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।